हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के बारे में, जो कि पैथोलॉजी का एक टॉपिक है। ठीक है, जो सेल डेथ से रिलेटेड टॉपिक है ये इन दोनों में ही क्या होता है, सेल डेथ होती है। जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनकी डेथ होती है, लेकिन किस में क्या होता है, नेक्रोसिस में किस तरीके से डेथ हो रही है और एपोप्टोसिस में कैसे डेथ हो रही है, हम दोनों को आज डीपली डिस्कस करेंगे। नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल डेथ, बट दे अकर वाया डिस्टेंट मैकेनिज्म एंड हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल आउटकम्स। जो नेक्रोसिस है और एपोप्टोसिस है, दोनों ही अलग अलग प्रकार की सेल डेथ है। ठीक है, दोनों में ही सेल डेथ हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेक्रोसिस के बारे में। नेक्रोसिस में किस तरीके से सेल डेथ हो रहा है। Necrosis is uncontrolled cell death due to external injury or trauma, often leading to inflammation and damage to surrounding tissues. जो नेक्रोसिस है उसमें क्या हो रहा है, अनकंट्रोल्ड सेल डेथ है। कंट्रोल्ड सेल डेथ नहीं है, अनकंट्रोल्ड सेल डेथ है। और प्री मैच्योर सेल डेथ है। प्री मैच्योर का मतलब होता है टाइम से पहले, किसी भी चोट लगने के कारण, किसी इन्फेक्शन के कारण, ठीक है, एक टाइम से पहले उन सेल की डेथ हो जाना। दो तरीके की डेथ होती है, मतलब एक तरीके से डेथ का मतलब होता है मृत्यु। ठीक है, दो तरीके की मृत्यु होती है। एक अपने टाइम पे आके मृत्यु हो जाना, ठीक है, अपने टाइम पे आके डेथ होना। एक होता है टाइम से पहले किसी एक्सीडेंट में हो गई, ठीक है, तो वो टाइम से पहले उसकी डेथ हो गई है। तो जो टाइम से पहले हो रही है वो है नेक्रोसिस, और जो टाइम अपने पूरा टाइम होने के बाद हो रही है वो है एपोप्टोसिस। ठीक है, तो इसमें अनकंट्रोल्ड सेल डेथ है। किस वजह से हो रही है, कोई चोट लग गई वहाँ पे। मान लो आप चल रहे हो, चलते चलते गिर गए, आपके नी में चोट लग गई, तो नी के आसपास के जो एरियाज़ के जो सेल्स थे, चोट लगने के कारण वो आसपास के एरियाज़ की सेल्स की डेथ हो गई। उनका भी टाइम पूरा नहीं हुआ था, बट इंजरी के कारण वहाँ पे सेल डेथ हो गई है। एक्सटर्नल इंजरी के कारण या ट्रॉमा के कारण या इन्फ्लामेशन के कारण, ठीक है, सराउंडिंग टिश्यूज़ या सराउंडिंग सेल्स की डेथ हो गई है, तो वो है नेक्रोसिस। कॉजेज़ की बात करें, किस कारण होती है। फिजिकल इंजरी, मतलब कोई भी चोट लगना, बर्न होना, उसमें सेल डेथ होती है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, इस्चीमिया के कारण भी हो जाती है। ठीक है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई सेल्स टिश्यूज़ तक नहीं पहुंच पा रहा, तो उस एरिया की भी सेल डेथ हो जाएगी। इन्फेक्शन के कारण हो जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो। ठीक है, टॉक्सिन्स और केमिकल के कारण, कोई पॉइजन आप खा लेते हैं, कोई दवाई का ओवरडोज हो जाता है, तो उसके कारण भी हमारी बॉडी के अंदर सेल डेथ होती है। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के कारण भी सेल डेथ हो जाती है। अब प्रोसेस की बात करें किस तरीके से होती है। लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी खत्म होने लगती है। देन सेल स्वेलिंग होने लगती है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑनकोसिस। देन ऑर्गेनली डैमेज होता है, उसके बाद सेल लाइसिस होता है, जिसका मतलब है बर्स्टिंग ऑफ द सेल। रिलीज ऑफ इंट्रासेल्यूलर कंटेंट्स, फिर उसके अंदर से जो अंदर के कंटेंट होते हैं सेल के अंदर, जो माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, साइटोप्लाज्म हुआ, ठीक है, राइबोसोम हुआ, वो सब बाहर निकलने लगते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ सराउंडिंग टिश्यू, जब वो बाहर निकलेंगे तो आसपास के एरिया में इन्फ्लामेशन क्रिएट करेंगे, स्वेलिंग क्रिएट करेंगे। बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस की, तो डिफरेंट टाइप का नेक्रोसिस होता है। पहला है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, टिपिकली ड्यू टू इस्चीमिया। इस्चीमिया के कारण जो नेक्रोसिस होता है वो है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। हमारी किसी बॉडी पार्ट में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है और उस एरिया की सेल डेथ हो रही है, तो वो आता है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में। दूसरा है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, इन ब्रेन इन्फार्क्ट्स और एब्सेस। ब्रेन के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, या एब्सेस हो गई, उसे कहेंगे लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। थर्ड वन इज कैशियस नेक्रोसिस, जो कि हमारा ट्यूबियरक्लोसिस में देखने को मिलता है, टीबी में चीज़ लाइक अपीयरेंस हो जाता है। फैट नेक्रोसिस, पैनक्रियाटाइटिस और ट्रॉमा टू फैट, फैट टिश्यूज़ में नेक्रोसिस हो जाना, फैट टिश्यूज़ की डेथ हो जाना, ठीक है, तो वो फैट नेक्रोसिस। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, इम्यून रिएक्शन इन वेसल्स, ठीक है। गैंग्रीनियस नेक्रोसिस फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड इस्चीमिया में बी ड्राई और वेट। बात करें फीचर्स की, पैसिव प्रोसेस, ऑलवेज पैथोलॉजिकल, ट्रिगर्स इन्फ्लामेशन, डैमेजेस नेबरिंग सेल्स। अब बात करेंगे हम एपोप्टोसिस की। नेक्रोसिस हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है, ठीक है। एपोप्टोसिस की बात करें तो जैसे आपको बताया था कि सेल डेथ हो रही है, एक टाइम से पहले हो रही है, एक अपने टाइम पर, प्रॉपर टाइम पर हो रही है। तो टाइम से पहले वाली हमारी नेक्रोसिस हो गई और पूरे प्रॉपर टाइम पे हो रही है, वो है एपोप्टोसिस। ये एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। प्रोग्राम्ड मतलब कि टाइम आपको पता है कि इतने टाइम बाद इस सेल की डेथ हो जानी है, तो प्रोग्राम्ड पहले से सेट है, प्लान्ड है, ठीक है, तो डेथ हो जाएगी। अ रेगुलेटेड एंड energy dependent process that helps eliminate unwanted or damaged cells without causing inflammation। बॉडी के अंदर जो अनवांटेड सेल हैं, जिनका टाइम पूरा हो चुका है, उनको एलिमिनेट करने के लिए उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद उनका एलिमिनेशन हो जाता है। कॉजेज़ की बात करें, किस कारण होती है, एक इनका प्रॉपर टाइम है, ठीक है, तो ये डीएनए डैमेज के कारण हो जाएगी, या इम्यून सेल रेगुलेशन, एक प्रोसेस है कि इस टाइम के बाद प्रॉपर डेथ होती है। डेवलपमेंटल प्रोसेस है,
हार्मोनल विड्रॉल है, सेल्यूलर स्ट्रेस है। प्रोसेस कैसे होती है, पहले सेल श्रिंक करेगा, श्रिंकेज होगी, देन क्रोमेटिन कंडेंसेशन होगा, फिर मेम्ब्रेन ब्लैबिंग होगी, फिर फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज होगा, फिर फेगोसाइटोसिस होगा बाय मैक्रोफेजेस और नेबरिंग सेल्स। उसके बाद इन्फ्लामेशन नहीं होगी, कोई भी इन्फ्लामेशन होगी क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल आरबीसी है, आरबीसी रेड ब्लड सेल है, ठीक है। आरबीसी में क्या होता है, उसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो 120 डेज होती है, 120 दिन तक आरबीसी जिंदा रहेगा, ठीक है। तो आरबीसी हमारी बॉडी के अंदर 120 दिन तक जिंदा रहता है, 120 दिन बाद वो खुद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद नए आरबीसी बन जाएगा। तो ये एक प्रोसेस होता है कि जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, वो 120 दिन ही उसकी डेट है कि इतने लाइफ स्पैन है कि इतने दिन तक वो जिंदा रहेगा। लेकिन अगर किसी चोट लगने के कारण बॉडी से आरबीसी रिलीज हो गया, ठीक है, रेड ब्लड सेल, ब्लड निकलता है ना, तो वहाँ के टिश्यू सेल्स की डेथ हो जाती है, तो वो हो गया टाइम से पहले हुआ है, चोट लगी है, इन्फ्लामेशन हुई है, इंजरी हुई है, तो वो नेक्रोसिस। लेकिन आरबीसी हमारी बॉडी में 120 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रहता, अपने टाइम पे आके वो खुद खत्म हो जाएगा धीरे धीरे करके, और धीरे धीरे करके एक नए आरबीसी की ग्रोथ हो जाएगी। तो वो प्रोसेस हो गया एपोप्टोसिस। पाथवे की बात करें, इंट्रिंसिक and extrinsic pathway triggered by internal damage involve BCL2 family proteins, cytochrome C release। इतना डीप में आपको जाने की ज़रूरत वैसे है नहीं, लेकिन आप दो टाइप के पाथवे पढ़ सकते हो कि इंट्रिंसिक पाथवे होता है और एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, ट्रिगर्ड बाय डेथ लिगेंड्स, इन्वॉल्व डेथ रिसेप्टर्स। फीचर्स की बात करें, एक्टिव एनर्जी रिक्वायरिंग, कैन बी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, नो इन्फ्लामेशन। एपोप्टोसिस के अंदर कोई भी इन्फ्लामेशन नहीं होती है, वेयर एज नेक्रोसिस में इन्फ्लामेशन होती है, क्योंकि चोट लगती है तो इन्फ्लामेशन जरूर होगी। सेल कंटेंट्स रिमेन इनक्लोज्ड, उसमें क्या होता है, सेल बर्स्ट हो रहा था और सेल के जो कंटेंट थे अंदर वो बाहर निकल रहे थे। लेकिन इसमें जो सेल है पूरा का पूरा सेल की डेथ हो रही है, कोई बस्टिंग नहीं हो रही सेल में, कोई सेल फट नहीं रहा है, उसमें सब कुछ इनक्लोज्ड रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सेल डेथ, दोनों में ही सेल डेथ हो रही है, लेकिन नेक्रोसिस में कैसे हो रही है और एपोप्टोसिस में कैसे हो रही है, फ़र्क क्या है, कि एक में अपनी टाइम से पहले हो रही है, वो है नेक्रोसिस, एक प्रॉपर टाइम होने के बाद अपना खुद ही डेथ हो गई है, नेचुरल डेथ हुई है, ठीक है, तो वो हो गया हमारा एपोप्टोसिस। थैंक यू क्लास। किसी की कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।